सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट कर, मतलब जो पोर्शन हम लोग को आज करना था, हम लोग पुली रिलेटेड प्रॉब्लम जो कॉन्स्टेंट इक्वेशंस हैं उस पर बात करेंगे आज की क्लास में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जेईई और नीट के लिए, इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। पुली रिलेटेड प्रॉब्लम, तो कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एज वेल एज बाय ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट इम्पोज्ड ऑन इट। मतलब कि दो चीज पे डिपेंड करता है एक मोशन बॉडी का, एक तो जो उस पे फोर्स लगा रहा है और दूसरा ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट मतलब जैसे ये दोनों मास धागे से बंधा हुआ है, थ्रेड से बंधा हुआ है ना, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और जब हम इस फोर्स से इसको राइट के तरफ पुल करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये इसमें देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट इन दिस। ये जो मास m1 है ये कुछ डिस्टेंस से राइट के तरफ मूव करेगा। बिकॉज ये राइट के तरफ मूव करेगा और ये एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो m2 भी उतने ही डिस्टेंस राइट के तरफ मूव करेगा। तो ये जो रिलेशन है, ये क्यों रिलेशन हो पाया? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रेंट इसमें लगा हुआ है कि ये दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो ये दोनों को ध्यान रखना पड़ता है अगर हम पुली रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं, या कांस्टेंट रिलेशन का मतलब यही है। So as shown in figure above, the two blocks M1 and M2 are connected together by an inextensible string. भाई इन दोनों को हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है जो कि इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब जो जिसको हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, उसको खींच के बड़ा नहीं कर सकते हैं। So when block is pulled by a horizontal force F, it cannot accelerate alone because it is attached to block M2 with a string. तो जब हम लोग इसको F से राइट के तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अकेला एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ये M2 के साथ ही मूव करेगा, है ना। इट इज अटैच्ड टू ब्लॉक M2, इसीलिए दोनों साथ में ही मूव करेगा। Since the string is inextensible, therefore the rightward displacement of block M1 and M2 are equal. क्योंकि स्ट्रिंग एक्सटेंड स्ट्रेच नहीं हो सकता है, तो जितना डिस्टेंस M1 मूव करेगा उतना ही M2 भी राइट के तरफ मूव करेगा। Hence, motion of M1 and M2 is constrained by the string. Constrained by the string मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, स्ट्रिंग के वजह से। Constraint relation is length of string. So constraint relation is length of string is constant. तो जो constant relation वो कहाँ से आता है? वो इससे आता है कि लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट है, उसी की वजह से ये कॉन्स्ट्रेंट है कि अगर m1 डिस्टेंस x मूव करेगा तो m2 भी x मूव करेगा। So we can conclude that constraint relation is a relation usually between displacement. So constraint relation is a relation which is usually between displacement. So velocity or the acceleration of different masses connect in some way. So that one must think of whenever one finds the number of equations less than the number of unknowns. तो बेसिकली कांस्टेंट रिलेशन जो हम लोग लिखते हैं वो बेसिकली हम लोग यूजुअली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दो पार्टिकल के बीच में जो कनेक्टेड मासेस है उनके बीच में रिलेशन लिखने के लिए लिखते हैं। सो कांस्टेंट रिलेशन इज अ रिलेशन किसके बीच में? दो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बीच में, और दो के एक्सेलरेशन के बीच में, ऑफ डिफरेंट मासेस कनेक्टेड इन सम वे. So that one must think of whenever one finds the number of equations less than the number of unknowns. So one has to think about this. अगर number of equation is less than the number of unknown, तब हमें एक्स्ट्रा एक इक्वेशन या रिलेशन हम लोग को कांस्टेंट रिलेशन से निकालना पड़ता है। मान लो हम लोग के पास 3 अननोन है और हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, मान लो 2 इक्वेशन लिखे है ना सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास 2 ही इक्वेशन आया, अननोन 3 है। तो अननोन 3 है तो तीसरा अननोन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जितने अननोन्स होते हैं उतने इक्वेशंस होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और इक्वेशन बनाते हैं जो कि रिलेट करता है दो मासेस के बीच के वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन को, उससे हमें तीसरा रिलेशन आता है और उस रिलेशन को हम लोग कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों?
Yes. Now steps to write constant relation. तो पहला स्टेप है locate the position of each block from the fixed reference point or line. तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट से इसका लोकेशन को लोकेट करते हैं, जो पोजीशन है एक ब्लॉक का उसके पोजीशन को लोकेट करते हैं. आइडेंटिफाई द कॉन्स्ट्रेंट एंड राइट डाउन द, और कॉन्स्ट्रेंट मतलब किस वजह से ये दोनों जो दो या तीन जितने भी मासेस हैं उन दोनों का रिलेशन, जो डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, वो किस वजह से, उस कॉन्स्ट्रेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रिंग लगा हुआ है या किसके वजह से, मतलब पुली स्ट्रिंग से अटैच्ड है उसके वजह से, या किस वजह से वो कॉन्स्ट्रेंट है उसके मोशन का, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट. तो उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस निकाल के लिखते हैं. डिस्टेंस के टर्म में हम लोग कॉन्स्टेंट रिलेशन लिख देते हैं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्लैरिटी आएगी आपको. तो ये figure below shows two masses m1 and m2 connected through an inextensible string passing over an ideal pulley, right? तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं फिगर, इसमें दो मासेस है m1 और m2. ये दोनों एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. तो एक मास मान लीजिए ये m1 है, दूसरा मास ये m2 है, और ये दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है. यहाँ पे ये जो एक स्ट्रिंग है इसके ऊपर से जाके ये इससे अटैच्ड है. ठीक है, कनेक्टेड थ्रू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर एन आइडियल पुली. नाउ फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2. इन दोनों के बीच के एक्सेलरेशन का रिलेशन निकला है. तो इसका एक्सेलरेशन का अगर रिलेशन आप देखो तो मान लीजिए हम लोग क्या कॉन्स्टेंट रिलेशन पहले लिखते हैं. तो स्टेप 1 क्या था हम लोगों का पिछले इसमें, अगर आप देखो तो स्टेप 1 कहता था लोकेट द पोजीशन ऑफ ईच ब्लॉक फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट और लाइन. सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिक्स्ड रेफरेंस, ये फिक्स्ड रेफरेंस मान लेते हैं, और यहाँ से हम लोग इसका डिस्टेंस x2 मान लिए, और ये जो डिस्टेंस है ये x1. ठीक है, तो उसके बाद तो ये फिक्स हो गया. अब ये जो पुली के ऊपर, ठीक है, ये पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं. जो पुली के ऊपर ये वाला पोर्शन में जो स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको C लिख लिया, ये x1 लिख लिया और x2 लिख लिया. तो अब जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो आइडेंटिफाई द कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट रिलेशन है कि भाई टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन है. ठीक है, कांस्टेंट रिलेशन हो गया. अब टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करेंगे तो ये देखो ये वाला जो है यहाँ से x1 डिस्टेंस पे है, प्लस x1 के बाद ये वाला जो पोर्शन है जो पुली के ऊपर है लपेटा हुआ वो C हो गया, और जो इस तरफ लटका हुआ है वो x2 हो गया. तो x1 प्लस C प्लस x2 हो गया. ये तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं टोटल स्ट्रिंग का लेंथ निकल के आ जाएगा. टोटल स्ट्रिंग का लेंथ मान लो L है. ठीक है, सो लेट L बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो ये L क्या है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, है ना. एक्स, ये देखो ये पॉइंट तो फिक्स्ड है ना, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट फिक्स होगा, ये तो मूव करेगा नहीं. तो इससे हम लोगों ने मास का डिस्टेंस निकाला है इसीलिए. तो x1 जो हो गया, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम रेफरेंस लाइन. डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम रेफरेंस लाइन. और x2 हमारा क्या हो गया, x2 हो गया डिस्टेंस ऑफ m2 फ्रॉम रेफरेंस लाइन. ठीक,
और सी क्या है, सी है पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विच इज अराउंड द पुली. सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अराउंड द पुली, पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग का पोर्शन है जो उसके ऊपर लपेटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो सी हो गया. तो x1 प्लस x2 प्लस सी इज इक्वल टू एल, ये हमारा कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन हो गया. तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन. ठीक है. अब अगर हम लोग को इनके वेलोसिटीज का निकालना है रिलेशन, सो डिफरेंशिएटिंग, ये जो इक्वेशन है 1 है मान लो. सो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, dx1 अपॉन dt प्लस d ऑफ c अपॉन dt प्लस d ऑफ x2 अपॉन dt इज इक्वल टू d ऑफ l अपॉन dt. भाई l भी कांस्टेंट है, l क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. तो c जो कांस्टेंट है, ये जो लेंथ है पुली के ऊपर, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये तो चेंज करेगा नहीं. चेंज क्या करेगा, x2 का जो डिस्टेंस यहाँ से मान लो m1 नीचे जा रहा है, m2 ऊपर जा रहा है, तो x2 धीरे धीरे कम होगा, x1 बड़ा होगा. तो x1 इंक्रीज करेगा, x2 डिक्रीज करेगा. चेंज किस में हो रहा है, x1 और x2 में. c क्या है, कांस्टेंट है, उसी तरह l क्या है, कांस्टेंट है. तो इन दोनों को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये दोनों चीज जीरो हो जाएगा. तो हमारा क्या आ जाएगा, dx1 अपॉन dt, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ x1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये क्या हो गया, v1 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ v2 इज इक्वल टू 0. तो इससे हमारा क्या आ गया, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, या वेलोसिटी ऑफ 2 इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1. मतलब जितने स्पीड से ये नीचे जा रहा है उतने स्पीड से ये ऊपर जाएगा. ऑपोजिट, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अगर ये v1 स्पीड से नीचे जा रहा है तो ये v2 स्पीड से ऊपर आएगा. मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे. ये रिलेशन आ गया वेलोसिटी के बीच में, ये पोजीशन के बीच में रिलेशन था और ये वेलोसिटी के बीच में रिलेशन. ठीक है. सो इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट. कांस्टेंट रिलेशन जो कि दोनों के वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है. अब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं. ये सेकेंड इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ v1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0. v1 को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में a1 मिलेगा, v2 को डिफरेंशिएट करेंगे a2 मिलेगा. a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0. तो इससे हम लोगों को मिलेगा a2 इज इक्वल टू माइनस a1. तो ये रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन के बीच में. तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन का कांस्टेंट. सो दिस इज द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडीज. इसका मतलब क्या हुआ, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू माइनस a1, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. बस ये है कि a1 नीचे जा रहा होगा, मतलब एक्सेलरेशन फर्स्ट वाले का नीचे के तरफ है तो दूसरे वाले का सेम एक्सेलरेशन है बट ऊपर के तरफ है. अब बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाई ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएगा. ये हम लोग, ये तो बहुत सिंपल है, जानबूझ के सिंपल लिया गया है क्योंकि पहले तुम लिखना सीखो कि कांस्टेंट रिलेशन लिखते कैसे हैं.
ठीक है, तो कॉन्स्टेंट रिलेशन जब लिखने आ जाएगा आपको, उसके बाद फिर हम लोग इसमें जो डिफिकल्ट वाले सिनेरियोज हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबको समझ में आया क्या होता है कॉन्स्टेंट रिलेशन? यस सर। यस सर। कनेक्टेड मास के पोजीशन के बीच में रिलेशन, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन लिखते हैं उसको कॉन्स्टेंट रिलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों? सर अब आते हैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अ सिस्टम ऑफ थ्री मासेस m1 m2 एंड m3 आर शोन इन फिगर। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। इन सब के एक्सेलरेशन के बीच में हम लोगों को रिलेशन लिखना है। तो बेसिकली क्या है, अगर हम लोग इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1, राइट, इसका a2 और इसका a3, राइट। सो अब हम लोग जो है पहले तो इनका पोजीशंस मार्क करते हैं, राइट। जो इसका डिस्टेंस है, हम लोगों ने पहले ये फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। अब इससे डिस्टेंस हम लोग देखेंगे इसका। ये जो डिस्टेंस है इस वाले ब्लॉक का, इस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से, इसको लेते हैं x3। उसके बाद ये जो पुली है, इससे जो इसका डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं लेट्स से x0। उसके बाद ये जो मास है, सेकंड वाला मास, इसका हमेशा रेफरेंस लाइन से ही डिस्टेंसेस लेते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा ये x2 ले लेंगे, और इसका जो डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से, तो ये जो डिस्टेंस है ये ले लेंगे x1। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, ये जो पुली के ऊपर जो लपेटा हुआ जो स्ट्रिंग है ना, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, उसको डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा हमें 0 ही मिलता है। तो ये वाला जो पुली के ऊपर जो है, पहले वाले केस में तो हमने लिया था, आगे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं रिलेशन इसका। तो पहला अगर तुम देखोगे, ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग ये इससे लेके अटैच करके इसके साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा स्ट्रिंग यहां से लेके यहाँ m2 और m1 को जोड़ रहा है। मतलब ये एक स्ट्रिंग मास m3 को इस पुली के साथ जोड़ रहा है, दूसरा स्ट्रिंग ये मास m2 को m1 के साथ जोड़ रहा है। तो दो स्ट्रिंग है, मान लो उनका लेंथ L1 और L2 है। पहले वाले स्ट्रिंग का लेंथ L1 हो गया और दूसरे वाले स्ट्रिंग का लेंथ L2 है। ठीक है, सो लेट L1 be the length of string joining, ये पुली P1 है मान लो और ये P2 है, ज्वाइनिंग M3 एंड पुली P2। और उसी तरह L2 be the length of string joining M2 and M1। ठीक, अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट इक्वेशन लिखना है। पहला वाला लिखेंगे तो L1 लेंथ जो कांस्टेंट है स्ट्रिंग का, उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो x3 प्लस x0 है ना, x3 प्लस x0 इज इक्वल टू L1, ये कांस्टेंट हो गया। और दूसरे वाले स्ट्रिंग के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये जो डिस्टेंस अगर हमको लिखना होगा, इधर जो लेफ्ट साइड में पुली के ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा x2 से x0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब x2 माइनस x0 करोगे तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग का लेंथ निकलेगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? ये इसको यहां से लेके यहां तक वाला जो डिस्टेंस है, उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब ये रेफरेंस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस में से x0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। उसी तरह
राइट साइड में जो ये स्ट्रिंग का लेंथ है, इसका लेंथ निकालना होगा, तो हम लोग x1 से x0 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x1 माइनस x0 लिख लेंगे, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ये दोनों रिलेशन आप लोग को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, राइट? तो या फिर एलिमिनेट, पहले x0 को एलिमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, तब रिलेशन निकल जाएगा सीधा। तो x3 प्लस x0 इज इक्वल टू L1। दूसरा रिलेशन हमें मिलेगा x2 प्लस x1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x0 इज इक्वल टू L2। पहले वाले से हम लोग को मिल जाएगा x0 इज इक्वल टू L1 माइनस x3। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। x0 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 से 1 में, सो फ्रॉम 2 and 1 हम लोग को क्या मिल जाएगा, x2 प्लस x1 माइनस ट्वाइस ऑफ L1 माइनस x3 इज इक्वल टू L2। सो इससे हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1 प्लस ऑफ L2। ये फोर्थ रिलेशन हो गया या थर्ड रिलेशन। अब ये जो रिलेशन आ गया, ये कांस्टेंट रिलेशन, जो कि x1 x2 x3 सबको, हाँ जी अनामिका बताइए। सर x2 x3 तो पॉजिटिव होगा ना? क्या चीज बेटा? 2x3 तो पॉजिटिव होगा ना, प्लस 2। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये हमारा जो रिलेशन है x1 x2 और x3 के बीच में, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो कांस्टेंट रिलेशन है, जो कि डिस्टेंस को रिलेट करता है। सो ये पहला कांस्टेंट रिलेशन हो गया जो डिस्टेंस को रिलेट कर रहा है। अब डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग को मिल जाएगा भाई, पहला एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt प्लस ट्वाइस ऑफ dx3 अपॉन dt is equal to differentiation twice of L1 upon dt and differentiation of L2 upon dt। तो ये भाई x1 को डिफरेंशिएट करोगे v1 मिलेगा, v1 प्लस v2 प्लस 2v3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो L1 L2 कांस्टेंट है। अब इसके बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर फिर से डिफरेंशिएट करोगे, v1 को डिफरेंशिएट करोगे, a1 मिलेगा, a1 प्लस a2 प्लस ट्वाइस ऑफ a3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन हो गया, जो कि एक्सेलरेशंस को, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन निकालना था ऑफ ईच मास। ये रिलेशन है सारे मास के एक्सेलरेशन के बीच में, m1 m2 और m3 के एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन है। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे हम लोगों ने ये लिखा यहाँ पे, ये वाला रिलेशन जैसे ही मिला, उसको डबल डिफरेंशिएट करके हम लोग सीधे पहली बार में ही लिख सकते हैं। आप बाय डबल डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट a1 प्लस a2 प्लस ट्वाइस a3। x1 को डिफरेंशिएट करेंगे v1, v1 को डिफरेंशिएट करेंगे a1। ठीक है, तो वो डबल डिफरेंशिएट करके आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है, टू masses आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग which passes over a pulley moving upward at a speed of vp as shown। ठीक है,
तो दो मासेस है connected by a string which passes over a pulley moving upward with a speed vp. तो ये पुली का स्पीड vp है. Let v1 v2 be the velocities of body 1 and 2 respectively. पहले वाले का जो वेलोसिटी है v1 है, दूसरे वाले का वेलोसिटी v2 है. Let ap a1 a2 be the acceleration of pulley body 1 and body 2. पुली का एक्सेलरेशन ap, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन a1, दूसरे वाले का एक्सेलरेशन a2. ठीक है. अब हम लोग देखो ये क्या है, what we have to show is vp is equal to v1 plus v2 by 2 and ap is equal to a1 plus a2 by 2. तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ये बिकॉज देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं भाई, ऊपर किसी चीज से तो अटैच्ड है नहीं, तो हम लोग को जो रेफरेंस पॉइंट लेना होगा वो क्या लेंगे, वो ग्राउंड पे लेंगे रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे. तो ये पुली ऊपर के तरफ जा रहा है, इसके साथ दो और अटैच्ड हैं, दो मासेस अटैच्ड हैं, वो मासेस भी साथ में ऊपर जा रहे हैं. ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड मास है और ये पुली है, राइट. और ये मान लो ग्राउंड का लेवल है. अब बिकॉज ये सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, v1 स्पीड, a1 स्पीड, a1 एक्सेलरेशन, ap एक्सेलरेशन, vp स्पीड, a2 एक्सेलरेशन और v2 स्पीड. यहां से जो इसका डिस्टेंस है, लेट्स से ये जो फिक्स्ड ग्राउंड है उससे जो इसका डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू x1. इसका जो डिस्टेंस ग्राउंड से है ये x2 हो गया, और पुली का जो डिस्टेंस ग्राउंड से है ये xp हो गया. ठीक है. अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो कांस्टेंट रिलेशन क्या है, कांस्टेंट ये धागा जो बंधा हुआ है, मतलब जो थ्रेड बंधा हुआ है इन दोनों में, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है. लेंथ जो इस थ्रेड का होगा स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट है. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे भाई, हम लोग अगर लेफ्ट साइड वाले लेंथ को लिखना है, इस वाले लेंथ को लिखना है, तो टोटल xp से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, xp माइनस x1. तो ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ निकल जाएगा इधर से इधर तक. उसी तरह xp से x2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाले स्ट्रिंग का लेंथ निकल जाएगा जो राइट साइड में. सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ xp माइनस ऑफ x2. ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो स्ट्रिंग है दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ l ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया. तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट रिलेशन, जो कि पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम लोग को वेलोसिटीज का रिलेशन निकालना है. तो डिफरेंशिएटिंग, तो इसको हम लोग को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ xp माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू l. अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को मिलेगा ट्वाइस ऑफ vp माइनस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0. और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ap माइनस a1 माइनस a2 इज 0. तो इससे हमें आ जाएगा vp इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2 और ap इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, लिख लिया सबने. अब हम लोग नेक्स्ट पे Yes, sir. देखो. अब यहाँ पे क्या है,
Consider a system of two blocks A and B connected together with an inextensible string as shown in the figure. ये दो ब्लॉक है, एक A है और B है, और ये स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है. स्ट्रिंग का लेंथ हमें पता है कि ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. तो जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये कांस्टेंट रहेगा, जो कि इसके साथ अटैच्ड है. ए को इस पुली से अटैच किया, इस पुली से ये अटैच हुआ और इसका ये अटैच हो गया, राइट. अब किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं. मान लो इस वाले फिक्स्ड पॉइंट से निकालेंगे तो काम नहीं करेगा. क्यों काम नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और ये वर्टिकली मूव कर रहा है. तो इससे अच्छा है हम लोग ये वाला जो पुली है इसको, इसका जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम लोग सारा मेजरमेंट करते हैं. लेट्स से इस पुली के से डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं. तो इस पुली से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है लेट्स से ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो गया, मान लो b है, ठीक है. और इधर वाला जो लेंथ है, ठीक, ये हम लोग xb कर लेते हैं. और ये जो लेंथ है इसका, इससे जो फिक्स्ड पोजीशन से लेंथ है वो x से होगी, राइट. अब ये xb है तो इधर ये भी xb ही होगा ना, ये भी xb, ठीक है. अब हम लोग को पूरे स्ट्रिंग का जो लेंथ लिखना होगा, तो कांस्टेंट रिलेशन जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? x से प्लस ऑफ xb प्लस ऑफ xb प्लस ऑफ दिस कांस्टेंट. ये तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, ये तो चेंज कर नहीं रहा है यहाँ से जो ये डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ l ऑफ स्ट्रिंग. ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन हो गया. b बिकॉज कांस्टेंट है, b चेंज नहीं करेगा इस फिक्स्ड पोजीशन से. ये b, ये जो एक फिक्स्ड पोजीशन से दूसरे फिक्स्ड पोजीशन का जो डिस्टेंस b है ये चेंज नहीं करेगा. तो b को भी राइट साइड लेके आ जाओ, तो x a प्लस ट्वाइस ऑफ xb इज इक्वल टू l माइनस b. l माइनस b क्या है? ये पूरा चीज, ये पूरी चीज जो है ये कांस्टेंट है, राइट. तो x a प्लस ट्वाइस ऑफ xb इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट. नाउ इसको डबल डिफरेंशिएट करो. हमें क्या करना है? डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन देयर एक्सेलरेशन. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ही बार कर देते हैं कि ट्वाइस डिफरेंशिएट कर देते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं. तो एक्स को एक बार करेंगे तो वी ए निकलेगा, वी ए को दोबारा करेंगे तो एक्सेलरेशन ए का निकल गया. एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक बार ही करेंगे तो जीरो आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो आ जाएगा. ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, so acceleration of a plus twice of acceleration of b is 0, or acceleration of a is equal to minus of twice of acceleration of b. ये रिलेशन हो गया एक्सेलरेशन a का और b के बीच में. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ये तो हो गया जो मैथमेटिकली निकाल के, और जब कुछ भी ना समझ में आए तो हमेशा ऐसे करना चाहिए. जो हम लोग ये सीख रहे हैं ये बहुत बेसिक्स, मतलब बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल. इसके अलावा तुमको एक शॉर्टकट बताएंगे कैसे हम लोग करते हैं, बेसिकली कैसे विजुअलाइज करके कर सकते हैं. हर जगह नहीं कर पाओगे विजुअलाइज, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाएगा वहाँ नहीं कर पाओगे. बट जो नीट में जिस तरह के सवाल आते हैं, नीट वाले बच्चे उसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं अब बताऊं. ये पहले सबने लिख लिया? Yes, sir. है ना. अब हम लोग सीखेंगे देसी तरीका. देसी तरीका क्या कहता है? सुनो और समझो. ये जो हमारा पुली है इसको हम क्या करते हैं? खिसका के आगे पहुंचा देते हैं. मान लो यहाँ पे पहुंचा देते हैं. अगर हम पुली को ऊपर के तरफ खिसकाएंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग में इधर भी थोड़ा सा स्ट्रिंग खुल जाएगा और ये वाला स्ट्रिंग भी ढीला हो गया. भाई स्ट्रिंग टाइटली ऐसे ज्वाइन था. अब पुली को अगर हम लोग यहाँ पे लेके चले गए
तो इधर भी स्ट्रिंग इतना ढीला खुल गया और इधर भी इतना स्ट्रिंग खुल गया, हमारे पास इतना स्ट्रिंग बच गया दोनों तरफ। तो इसको स्ट्रिंग को टाइट करने के लिए तुमको ये वाले को कितना मूव करना पड़ेगा? मान लो तुमने इस पुली को x डिस्टेंस से मूव किया है, ठीक है, इस पुली को xb डिस्टेंस से मूव किया है, तो ये जो वापस तुमको स्ट्रिंग को टाइट करने के लिए a वाले को कितना मूव कराना पड़ेगा? ट्वाइस ऑफ xb से मूव कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है भाई? इसको जब यहाँ पे लेके गए तो स्ट्रिंग तो तुमको क्या होगा, मतलब मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, एक सेकंड, वीडियो को थोड़ा सा ऑन करो तुम लोग। नहीं, मेरे वीडियो को देखो। ये जो मान लो एक वायर था, कोई चीज इसके साथ अटैच्ड है, राइट, ये मान लो ऐसे वायर के साथ अटैच्ड है। अब इसको जब हम उठा के यहाँ लेके चले गए, राइट, जब इधर लेके गए तो मेरे पास एक स्ट्रिंग इधर ये भी खाली हो गया और ये भी खाली हो गया, दोनों XB और XB, ट्वाइस XB हो गया। समझ में आया तुम्हें? अब इसको अगर वापस हमको टाइट करना है तो ये जो इधर खींचेंगे तो कितने डिस्टेंस से इसको खींचेंगे ऊपर? ऊपर टाइट करने के लिए XB प्लस XB, दोनों ट्वाइस ऑफ XB खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, हाँ? sir. पक्का? Yes, यस sir. सर। मतलब तुम खुद करके भी देखना, घर पे कोई भी चीज लेके, मान लो ये ऐसे अटैच्ड है, इसको हम उठा के ऊपर कर दिए तो भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, अब दोबारा इसको टाइट करना पड़ेगा, तो हमको स्ट्रिंग को इसको जो जितना ऊपर करेंगे तो वो कितना ऊपर करना पड़ेगा टाइट करने के लिए? डबल, जो XB और XB दोनों तरफ खुला है वो दोनों। और अगर दोनों को टाइट किया हमने, अगर दोनों को टाइट किया हमने तो ये इसको A को कितने डिस्टेंस से इधर मूव करना पड़ेगा? A को हम लोग को ट्वाइस ऑफ XB, जितना इधर स्ट्रिंग खुला था और जितना इधर स्ट्रिंग खुला था उसको टाइट किया तो ये जो पोर्शन इधर मूव करेगा टाइट करने के लिए ट्वाइस ऑफ XB मूव करना पड़ेगा। मतलब कि भाई अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो इस वाले का एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ A हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B। यही रिलेशन हम लोग को था। और जो नेगेटिव पॉजिटिव वो ये बताता है कि भाई ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वो तो तुम देख लोगे। मतलब हम ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन तुमको बता रहे हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो उतना कांस्टेंट रिलेशन बिना लिखे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। वहां पे फिर तुमको टाइम की बचत होगी, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मतलब हम लोग को, मतलब आई नेवर राइट कांस्टेंट रिलेशन। मेरे से पर्सनली पूछोगे तो हम कभी भी जिंदगी में कांस्टेंट रिलेशन नहीं लिखते। हम सीधे इसको देखते हैं कितना डिस्टेंस जाएगा, उससे हमको ये पहला रिलेशन, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्टली आ जाता है। वो प्रैक्टिस पे आएगा। तुम प्रैक्टिस वैसे करोगे तो वैसे आएगा। अगर तुम कांस्टेंट रिलेशन से करना चाहते हो वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा हाथ बिठा लो कांस्टेंट रिलेशन पे, जिससे कि तुमको बेसिक्स फंडामेंटल पे प्रैक्टिस हो जाए। बाद में फिर तुम ये विजुअलाइजेशन वाली चीज की इसको उठाएंगे तो ये कितना जाएगा, वो सब चीज बाद में, 2 साल का लंबा समय है, उसको अपना करते रहना प्रैक्टिस। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि अरेंजमेंट शोन, राइट। So in the arrangement shown in figure, find relation between acceleration of block A and block B. इन दोनों के बीच का एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। तो ये देखो, ये इसके साथ अटैच्ड है, राइट, और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे ये अटैच्ड है, और ये पुली फिर इसके साथ अटैच्ड है। और इसका मतलब ये देखो, स्ट्रिंग इधर से गया, इधर से होता हुआ, ये फिर इधर से होता हुआ ये इसके साथ जाके अटैच हो। ठीक है, ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है। ठीक है,
अब ये हमारा S जो है ये फिक्स्ड पॉइंट है। अब हम लोग को क्या करना है, देखो दोनों से ये A और B के ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है। तो A का जो ब्लॉक है, A ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन जो डिस्टेंस है, पोजीशन है इस फिक्स्ड पॉइंट से, इसको फिक्स रेफरेंस पॉइंट हमने मान लिया। ये रेफरेंस हो गया। इस रेफरेंस से A का जो डिस्टेंस है वो XA हो गया और B का जो डिस्टेंस है XB हो गया। अब हम लोग पूरे जो हमारे पास कांस्टेंट रिलेशन क्या है, फिक्स्ड क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा जो कि ये है। तो ये वाला जो पोर्शन है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का, ये कितना होगा, ये हो गया XB। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो कितना होगा, ये होगा XA प्लस XB। और उसी तरह ये वाला जो पोर्शन है उसको भी हम कितना मानेंगे, XA प्लस XB। इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना और ये जो डिस्टेंस हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग लेकर चलते हैं। अब टोटल जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट है, मतलब XB प्लस XA प्लस XB प्लस XA प्लस XB is equal to L, which is length of string। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। अब ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, तो ये कांस्टेंट है, राइट। अब हम लोग इसको थोड़ा और देखो, XA 2 टाइम्स और XB 3 टाइम्स है, मीन्स ट्वाइस ऑफ XA प्लस थ्राइस ऑफ XB is equal to L, differentiating with respect to time twice, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A, थ्राइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B इज 0। L तो कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू -3/2 एक्सेलरेशन ऑफ B। तो ये रिलेशन हो गया A के एक्सेलरेशन और B के एक्सेलरेशन के बीच। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट रिलेशन लिखना सीख गए आप लोग? सीख गए ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग एटवुड मशीन करेंगे। एटवुड मशीन मतलब वही जो अभी पुली अटैच था ना, उसमें एक्सेलरेशन ब्लॉक्स का वो हम लोग निकालेंगे। अभी रिलेशन तो लिखना सीख गए, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देख के बना के और इक्वेशन को लिख के फिर हम लोग करते हैं। अब ये एटवुड मशीन है। So an Atwood machine is a basic physics laboratory device often used to demonstrate basic principle of dynamics and acceleration. The machine typically involves a pulley, a string and a system of masses. Now as shown in the figure, तो देखो पुली और मास का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो कि फिजिक्स लेबोरेटरी में यूज करते हैं एक्सेलरेशन वगैरह निकालने के लिए, उसको एटवुड मशीन कहते हैं। पता इसलिए होना चाहिए, क्वेश्चन में कभी कभी लिखे रहेगा कि एटवुड मशीन है और उसमें 2 मासेस लगा हुआ, तो पता ही नहीं है एटवुड मशीन है क्या होता है, तो फिर कैसे बनाओगे। तो टर्म उसके लिए यूजफुल है। एज शोन इन फिगर बिलो, A and B आर 2 बॉडीज ऑफ मासेस M1 एंड M2। 2 बॉडी है A और B, इसका मास M1 है, दूसरे का मास M2 है, रेस्पेक्टिवली सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली P। तो एक स्ट्रिंग से लाइट स्ट्रिंग और स्मूथ पुली क्यों दिया हुआ है, कोई बताएगा? लाइट स्ट्रिंग इसलिए दिया हुआ है कि जो टेंशन यहाँ पे होगा वो पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, उसी तरह यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। लाइट इसलिए दिया हुआ है। स्मूथ पुली इसीलिए दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। स्मूथ पुली मतलब इस पे, सॉरी उस पे नहीं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके एक्सल पे, जिसके वजह से क्या होगा, जो टेंशन राइट साइड में है सेम टेंशन लेफ्ट साइड में, मतलब इसमें अलग अलग टेंशन दोनों में नहीं है। पूरे स्ट्रिंग में जो अटैच है उन सब में टेंशन
जो है बराबर, ठीक है। अच्छा, अब आपको कह रहा है लेट m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 का वैल्यू m2 से बड़ा है। तो हम लोग दो इक्वेशन लिखेंगे, पहले m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब a का फ्री बॉडी डायग्राम और b का फ्री बॉडी डायग्राम। a का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए a वाले ब्लॉक का, इसमें नीचे एक फोर्स लग रहा है m1g वेट, और ऊपर टेंशन T इसको पुल कर रहा है, और बिकॉज m1 का जो मास है m2 से बड़ा है, तो m1 क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से। अब बिकॉज ये देखो दोनों एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है, कोई बीच में पुली वुली नहीं है भाई, जितना डिस्टेंस ये मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस ये मूव करेगा। हम लोग पहला जो कांस्टेंट रिलेशन निकाले थे उससे दोनों का एक्सेलरेशन हम लोग को फिक्स था भाई। अगर हम लोगों ने इसको मान लिया रेफरेंस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये x2 मान लिया, और ये जो डिस्टेंस है ये x1 मान लिया, तो हम लोगों ने पहला इक्वेशन क्या लिखा था, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। डबल डिफरेंशिएट कर दोगे तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या a2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 आ गया। मतलब जो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगा, राइट। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया। ये रिलेशन निकालने के बाद आपको ये पता चल गया कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। आपने ये फ्री बॉडी डायग्राम ए का बना लिया। बी का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं, नीचे जो फोर्स लगेगा m2g इसका वेट हो गया, और ऊपर टेंशन T हो गया। बिकॉज ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है, इक्वेशन लिखते हैं, पहले वाले का इक्वेशन लिखेंगे, नीचे के तरफ आ रहा है तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। भाई नीचे का फोर्स ज्यादा बड़ा होगा तभी तो एक्सेलरेट कर रहा है ये एक्सेलरेशन से, तो m1g, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है t, तो माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये b वाले का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखते हैं, तो बिकॉज ये ऊपर मूव कर रहा है मतलब टेंशन t बड़ा है, t माइनस m2g करेंगे तो ये फाइनल मास इनटू एक्सेलरेशन निकल जाएगा। मेरा ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया, जो कि यहाँ पे ये दोनों ने लिख रखा है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन और टेंशन, दो चीज हम लोग को निकालना है इसमें। भाई एटवुड मशीन में जो हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें दो चीज निकालते हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन T। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम क्या करो, मेरे पास इक्वेशन था T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, और दूसरा था m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो प्लस टू माइनस टी कैंसिल हो जाएगा ये m1 माइनस ऑफ m2, और जो कॉमन है g बाहर ले लिया, और यहाँ पे m1 प्लस m2, ये a हो गया। अब एक्सेलरेशन a क्या होगा, m1 माइनस m2 इंटू g बाय m1 प्लस m2, ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो ये देखो ये एक्सेलरेशन दे रखा है। क्लियर है बच्चों? और यही अगर हम लोग को टेंशन T निकालना, अब हम लोग क्या करेंगे, टेंशन T निकालना है तो ये जो एक्सेलरेशन आया इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट या सेकंड में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, T निकालना है हम लोगों को, सेकंड में डाल देंगे तो T इज इक्वल टू m2g प्लस ऑफ m2 इंटू एक्सेलरेशन m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g प्लस ऑफ m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब प्लस m2 स्क्वायर जी माइनस m2 स्क्वायर जी कैंसिल हो गया, m1 m2g प्लस m1 m2g, ट्वाइस ऑफ m1 m2g हो गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टेंशन T इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमारा टेंशन T निकल गया। तो ये एक्सेलरेशन है m1 माइनस m2g बाय m1 प्लस m2, और टेंशन है 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
ठीक है, लिख लिया सबने? अब ये दूसरा वाला देखोगे तो ये तो हम लोगों ने ये निकाल लिया टेंशन। अब उसके बाद कह रहा है ये पुली का जो टेंशन है ना वो हम लोग को निकालने बोल रहा है। मतलब ये पुली ऊपर जो अटैच्ड है स्ट्रिंग से टी डैश हो गया, और ये दोनों हमारा दो टेंशन है, एक टी इधर और ये टी इधर। अब ये इसका इक्वेशन लिखोगे, ये जो है पुली जो टी डैश होगा, पुली तो फिक्स्ड है ना, तो टी डैश जो होगा दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी, राइट? तो टी डैश ट्वाइस ऑफ टी है, तो टी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये 4m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमारा टी डैश है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा जो है शॉर्टकट मेथड हम लोग कर रहे हैं, राइट? सो जो शॉर्टकट मेथड है हम लोग का, अगर उसको देखें, सो इफ ए बी द शॉर्टकट मेथड, ये कहता है जो एक्सेलरेशन होता है ना इस केस में, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी इज बीइंग एक्सेलरेटेड बाय पुलिंग फोर्स। ये m1g इधर नीचे है, इसमें m2g इधर है, तो अगर बिकॉज m1 m2 से बड़ा है, सिंस m1 इज ग्रेटर देन m2, तो हम एक को इधर m1g से खींच रहे हैं, दूसरे को दूसरी तरफ m2g से खींच रहे हैं। जो बड़ा होगा वो नेट फोर्स इधर आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा, m1g माइनस m2g हो जाएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स ये होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब m1 प्लस m2, ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन ए के बराबर है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी तुम लिख सकते हो, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, अगर जिस तरह से यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट है तब। मतलब इक्वेशन निकाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। तो जैसे नेट पुलिंग फोर्स m1 माइनस m2 g बाय m1 प्लस m2। अब जो इक्वेशन 1 और 2 जो हम लोगों ने लिखा था, राइट? तो सॉरी, so memorizing equation 1 and 2 given below for corresponding situation will save time while solving problems। तो ये जो है हमारे पास, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिख रहे थे, राइट? और एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये बेसिकली ये सब इक्वेशन इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट वेरी नेसेसरी। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जस्ट इसका एप्लीकेशन है, तो इसको अगर हम लोग करते हैं, सो एग्जाम्पल 89 अगर हम देखेंगे तो फिगर बिलो शोज ब्लॉक ए ऑफ मास 20 kg। तो इस वाले ब्लॉक का मास हमारे पास 20 kg है, एंड ब्लॉक बी ऑफ मास 5 kg, ये हमारे पास मास 5 kg आ गया, कनेक्टेड थ्रू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ आइडियल पुली। Now find the acceleration of the blocks, tension in the string, tension in clamp holding the pulley। मतलब हम लोग को T1, ये जो T टेंशन है और ये जो यहाँ पे T डैश है, ये भी निकालना है। तो तीन चीज निकालना है हम लोग को। तो जो सेम चीज था ए वाले का, अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक ए का नीचे एक फोर्स आ जाएगा 20g, ऊपर टेंशन टी है, मान लीजिए एक्सेलरेशन ये है, ये 20 kg 5 kg से बड़ा है, तो ये नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से और ये ऊपर आएगा ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे
20g माइनस टी इज इक्वल टू 20a, और दूसरे वाले का अगर यहाँ पे लिखेंगे तो सेकंड वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 5g नीचे है और टेंशन t इधर है, तो जो इक्वेशन हमारा बनेगा दिस विल बी इक्वल टू t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a। ठीक है, क्योंकि जितने एक्सेलरेशन से a नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से a ऊपर आएगा। कांस्टेंट रिलेशन से ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं। इसको ऐड कर देंगे, राइट, तो 20g माइनस 5g 15g हो गया, और 20 प्लस 5 25a हो गया। सो a इज इक्वल टू 15 इंटू 10 बाई 25, सो 6 टाइम 25 6 150 होता है। तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन ब्लॉक का निकल गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है मान लीजिए, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। इसमें कर लेते हैं तो t माइनस 5g 50 इज इक्वल टू 5a, 5 इंटू 6, वैल्यूज पुट कर लेंगे तो t इज इक्वल टू 50 प्लस 30 80 न्यूटन हो गया। और t डैश जो हम लोग पुली का बनाते हैं, तो ये जो टेंशन t डैश है ये दोनों तरफ t से नीचे पुल होगा, तो t डैश इज इक्वल टू 2t, मूव तो कर नहीं रहा है यहाँ पे, सो t डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 160 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा देखेंगे जिसमें कि टेंशन सेम नहीं होगा, बीच में एक ब्लॉक अटैच्ड है, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 इक्वल वेट्स ए बी एंड सी ऑफ मास m ईच, तीनों का मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे जो एक स्ट्रिंग अटैच रहता है उसमें टेंशन सेम रहता है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग टेंशन T1 कर रहे हैं, राइट, तो इस वाले में टेंशन T2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरे वाले में टेंशन T2 हो गया। सो 3 इक्वल वेट्स A, B and C of mass m each are hanging on a string passing over a fixed frictionless pulley as shown in figure. So if g is the acceleration due to gravity, देखो fixed frictionless pulley है ना attached है। Now acceleration of blocks, अभी देखो ये अगर हम लोग कांस्टेंट रिलेशन देखो, ये बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे अगर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ये एक्स ए हो गया, इसका डिस्टेंस यहाँ से एक्स बी हो गया, और इसका डिस्टेंस जो यहाँ से है वो एक्स सी हो गया, राइट, फिक्स्ड पॉइंट। तो एक्स से अब देखो ये जो पूरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये कांस्टेंट है, मतलब एक्स ए प्लस ऑफ एक्स बी प्लस ऑफ, हम लोग को ये वाला लेंथ तो हम लोग ऑलरेडी एक्स बी में ले लिए हैं, तो ये वाला लेंथ को क्या लिखेंगे, एक्स सी माइनस एक्स बी लिखेंगे, एक्स सी माइनस एक्स बी इज इक्वल टू लेंथ है कांस्टेंट, तो प्लस एक्स बी माइनस एक्स बी कैंसिल हो गया, एक्स ए प्लस एक्स सी इज इक्वल टू एल, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो जो एक्सेलरेशन इसका है ए एक्सेलरेशन, उस वही एक्सेलरेशन बी का भी है और वही एक्सेलरेशन सी का भी है, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब वो कैलकुलेट करना है, राइट, तीनों का मास एम एम है दे रखा, फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग हम लोग बनाते हैं। तो ए वाले का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ए का ऊपर टेंशन T1 से खींच रहा है, नीचे इसका मास mg है,
बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे फोर्स एम जी हो गया और एक टेंशन टी हो गया T2, ऊपर टेंशन T1 हो गया, ठीक है। ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे। सी वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सो एम जी नीचे, T2 इधर और एक्सेलरेशन इधर। अब हम लोग इन सब का जो इक्वेशन लिखेंगे, पहले वाले का अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, T1 माइनस एम जी, सो T1 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो गया। दूसरे वाले का अगर हम लोग लिखते हैं तो ये जो नीचे वाला फोर्स है वो बड़ा होगा, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, T2 प्लस एम जी, ये दोनों फोर्स जो नीचे लग रहा है और T1 ऊपर लग रहा है, तो माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरे वाला इक्वेशन लिखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाले को लिखोगे तो ये हो जाएगा एम जी माइनस T2 इज इक्वल टू एम ए, ये थर्ड इक्वेशन। हम लोगों को अब T1 T2 को रिमूव करना है और ए का वैल्यू निकालना है, टेंशन T1 T2 हटा के ए का वैल्यू लिखना है। तो अब देखो तीन इक्वेशन है हमारे पास, तीन इक्वेशन और तीन अननोन है, एक T1 है अननोन, T2 है अननोन, राइट, और उसके अलावा एक्सेलरेशन ए है अननोन। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले और दूसरे से ना T1 और T2 का वैल्यू, पहले और तीसरे से T1 T2 का वैल्यू दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 अगर आप देखो तो पहले वाले से T1 का जो वैल्यू आ रहा है और दूसरे वाले से, सो T2 क्या आ जा रहा है, इससे mg माइनस ma हो जाएगा T2, तीसरे वाले से T2 इज इक्वल टू mg माइनस ma हो गया, और पहले वाले से अगर T1 निकालोगे तो T1 इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ ma हो गया। अब इसको रिप्लेस कर दो सेकेंड इक्वेशन में, T2 है mg माइनस ma, राइट, और प्लस ऑफ mg माइनस T1 है mg प्लस ma, इज इक्वल टू ma हो गया। अब वो देखो mg और माइनस ट्वाइस ऑफ mg से mg को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो mg ही बचेगा, और माइनस ma और दोनों को उस तरफ लेके चले जाओगे तो 3ma बचेगा, हो जाएगा। सो m और m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन a क्या हो गया, g/3 हो गया। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इन लोग का सबका सेम है, दैट इज g/3। जब एक्सेलरेशन निकल गया, अब हम लोगों को टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक बी एंड सी, अब अलग अलग हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशंस में पुट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। पहले वाले में अगर हम लोग पुट कर लेते हैं, T1 का वैल्यू इज इक्वल टू mg प्लस ma था, तो mg प्लस mg/3 हो जाएगा, a के जगह पुट कर दिया। सो T1 इज इक्वल टू 3mg प्लस mg, मतलब 4mg/3 हो गया टेंशन T1, ठीक है। अब एक मिनट, T1 माइनस mg, हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम लोग टेंशन बिटवीन ब्लॉक बी एंड सी निकालना था, अच्छा T2 पहले निकालना था, तो बी और सी के बीच में तो T2 है, ये थर्ड वाला पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट का T1 जो हम लोग T2 जो निकालेंगे बी और सी के बीच में, T2 इज इक्वल टू mg माइनस mg/3 कर देंगे, सो T2 इज इक्वल टू 2mg/3 निकल के आ जाए। सो फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड हो गया। टेंशन इन क्लैंप होल्डिंग द पुली, ये वाला टेंशन भी निकालना, मान लो इसको T3 मान लेते हैं। सो T3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 हो गया, सो T3 इज इक्वल टू T1 4 mg था, तो ये 8 mg/3 निकल जाएगा T3। टेंशन इसमें, मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी एंड राइट इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फॉर इट, वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ये वाला वैसा ही है, इजी है, ये तुम लोग कर लोगे। नेक्स्ट वाला है, द फिगर बिलो शोज टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। हमारे पास दो ब्लॉक है, मास m1 और m2 का, connected by a smooth inextensible string passing over a smooth massless pulley connected to a fixed table. Mass m1, so smooth massless pulley है, पुली का मास नहीं है, स्मूथ है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और कनेक्टेड, ठीक है, दे आर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ का मतलब कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। अब कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ देयर एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब इन लोग का, अगर हम लोग इससे इसको बेसिकली कांस्टेंट रिलेशन से देखें तो ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये x2 है और ये जो डिस्टेंस है ये x1 है। सिंपली ये भी देख सकते हो कि भाई इसको अगर तुम नीचे खींचोगे जितने डिस्टेंस उतना ही ये आएगा, क्योंकि कांस्टेंट से रिलेटेड है। बट फिर भी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू l लेंथ कांस्टेंट, डबल डिफरेंशिएट करोगे तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, मतलब a2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1, राइट। तो ये बेसिकली इस तरीके से है। अब आपको क्या कहते हैं, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब a2 का जो मैग्नीट्यूड है वो a1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब ये अगर a एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है तो ये भी a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाते हैं m1 और m2 का। नीचे फोर्स आ गया m1g, ठीक है, ऊपर फोर्स हो गया टेंशन, a एक्सेलरेशन, बिकॉज एक ही स्ट्रिंग अटैच्ड है और फ्रिक्शनलेस मासलेस स्ट्रिंग है और मासलेस पुली है, तो इसका मतलब सब पूरे में टेंशन T सेम होगा। ये इधर खींच रहा है इसको टेंशन T से, है ना, ये m2g नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन इस वाले ब्लॉक का, m2 वाले ब्लॉक का कोई वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से। तो पहले वाले का हम लोग जो लिखेंगे तो ये है भाई m1g माइनस टेंशन T इज इक्वल टू m1a, दूसरे वाले का T इज इक्वल टू m2a हो गया। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। T का वैल्यू पहले वाले में डाल देंगे तो m1g माइनस ऑफ m2a इज इक्वल टू m1a हो गया। सो m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a हो गया। So A is equal to m1g divided by m1 plus m2, ठीक है। क्लियर है बच्चों? A निकल गया, अब टेंशन T निकालना होगा। तो टेंशन T क्या है, m2a के बराबर है, मतलब m2 इंटू एक्सेलरेशन m1g बाय m1 प्लस m2। तो इसका मतलब टेंशन T क्या हो गया, m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो यही हम लोग को इसमें निकालना था, एक्सेलरेशन और टेंशन। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir.
चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कांस्टेंट रिलेशन के लिए हम तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, सबका कांस्टेंट रिलेशन से एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल के उससे चेक कर लेना कैसे कैसे एक्सेलरेशन निकाल, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के। बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. Thank you. Yes, sir.